अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये मेनली जैसे एंडोक्राइन कंट्रोल करता था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, सेम एज दैट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एंडोक्राइनोलॉजी के हिसाब से हमारा हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करता है। ठीक है, जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है इसके अंदर आर्कुएट न्यूक्लियस होता है और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस होता है। तो ये जो है ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और आर्कुएट न्यूक्लियस जो है ये रिलीज करते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वही ओल्ड स्टोरी जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेल्स जिनको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। ठीक है, इनको गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है और इसके स्टिमुलेशन से हमारे पास 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। वो होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और सेकंड है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, FSH एंड LH। ठीक है, तो FSH और LH जो है ये आकर हमारे पास टेस्टिस पे काम करते हैं और टेस्टिस में किस तरह काम करते हैं इसकी कंप्लीट फंक्शंस को आज हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस तरह इनकी इरेक्शन और इजैकुलेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास टेस्टिस जो होती हैं इनके अंदर सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, इस तरह ट्यूब्यूल्स होती हैं और इन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है इस तरह के स्मॉल सेल्स होते हैं। इन स्मॉल सेल्स को बोलते हैं हम स्ट्रोली सेल्स। ठीक है, स्ट्रोली सेल्स भी बोलते हैं इनको, इसके अलावा इसको नर्सिंग सेल्स भी बोलते हैं या टेस्टिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक सेल जो है यहाँ पे मैंने उठा के इसको जूम इन कर दिया है और यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं या किस तरह हमारे पास स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक स्ट्रोली सेल है, इसके अंदर यहाँ पे मैंने ये इस तरह के स्मॉल सेल्स होते हैं इसके इनर वॉल के ऊपर, इस तरह के स्मॉल सेल्स, और इनमें से कुछ 3 से 4 सेल्स को यहाँ पे मैंने बड़ा शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1, 2 और 3। ठीक है, तो हमारे पास जो ये सेल्स होते हैं इनकी एक बेजल साइड होती है। फॉर एग्जांपल ये जो साइड है ये है बेजल लेमिना और ये जो है ये है एब्डोमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, या इसको बोलते हैं बेजल कंपार्टमेंट और एब्डोमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये है बेजल कंपार्टमेंट एंड एब्डोमिनल कंपार्टमेंट। तो इसके साथ यहाँ पे मैंने ब्लड सप्लाई शो की हुई है और ब्लड सप्लाई जब मिलती है तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्मॉल सेल्स को बोलते हैं हम स्पर्मेटोगोनियम। तो ये स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं ये डिप्लॉइड सेल्स होते हैं और ये स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएट हो सकें आगे फर्दर किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स में। ठीक है, तो हमारे पास बेजल कंपार्टमेंट के अंदर जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम होते हैं ये डिवाइड होते हैं 2 टाइप्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम था, ये जो है ये डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में, एक A और सेकंड B। ठीक है, अभी ये जो B है ये बेजल कंपार्टमेंट से हमारे पास एब्डोमिनल कंपार्टमेंट में आ जाता है, लेकिन सॉरी ये मैं एब्डोमिनल कंपार्टमेंट बार बार बोल रहा हूँ, ये होता है एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में मूव हो जाते हैं। B सेल्स जो होते हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं और A क्या काम करते हैं, ये A जो है अगेन ऊपर जाकर एज अ स्पर्मेटोगोनियम काम करते हैं और अगेन 2 में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो ये जो है हमारे पास एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में जब B सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक मैंने डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर शो की हुई है, ये क्या है, ये एक प्रोटीन का जंक्शन होता है, ये एडहेसिव जंक्शन होता है। ठीक है, एडहेसिव मॉलिक्यूल से बना होता है प्रोटीन्स का ही। ये जो है एक सेल और दूसरे सेल को आपस में स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी कोई चीज बेजल कंपार्टमेंट में नहीं जा सकती और वहां से भी कुछ भी एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में नहीं आ सकता। ठीक है, इसकी रीजन क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है बिफोर प्यूबर्टी यहाँ पे हमारे पास कुछ जो हैं जैसे B सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनियम किस तरह ये डिवाइड होते हैं वो फर्दर बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ से मैच्योर होके प्री प्यूबर्टी यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्पर्म प्रोड्यूस हो गया है प्यूबर्टी से पहले तो हमारे पास ये जो है ये इजीली मूव कर जाएगा बेजल कंपार्टमेंट में। जब बेजल कंपार्टमेंट में मूव कर जाएगा तो हमारे पास जो ऊपर ब्लड सप्लाई है उसके साथ कंटेक्ट में आ जाएगा और हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा अगेंस्ट स्पर्म। ठीक है, तो फिर जो भी स्पर्म प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे इम्यून सिस्टम के थ्रू किल होते जाएंगे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे एक जंक्शन होता है, ये जंक्शन जो है इसको कंट्रोल करके रखता है। कोई भी चीज जो हमारे पास इन स्ट्रोली सेल्स के अंदर होती है या नर्सिंग सेल्स के अंदर होती है उनको ब्लड के साथ कांटेक्ट नहीं करने देता। ठीक है, ये है फंक्शन इस प्रोटीन का या एडहेसिव मॉलिक्यूल्स का। ठीक है,
जब ये बी सेल मूव करता है टुवर्ड द एल्यूमिनल कंपार्टमेंट में, तो यहाँ से ये डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स रिलीज करता है जो कि फ्यू टाइम्स के लिए इसको ओपन कर देते हैं, और इसकी ओपनिंग से हमारे पास क्या होता है, बी सेल्स जो हैं वो इजीली मूव कर जाते हैं एल्यूमिनल कंपार्टमेंट में, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आगे फर्दर स्टेप्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो ही ये बी सेल्स यहाँ पे आ जाते हैं तो उसके बाद ये डायरेक्टली क्लोज हो जाती है और कोई भी न्यू कॉन्टैक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास ये जब एल्यूमिनल कंपार्टमेंट पे आ जाता है तो हमने इसको बोला था कि ये हमारे पास बी सेल है, स्पर्मेटोगोनियम है। ठीक है, जब ये एल्यूमिनल कंपार्टमेंट में आ जाता है तो यहाँ पे आकर ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, बी सेल्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाता है, फिर प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द स्पर्माटिड। ठीक है, तो हमारे पास ये एक सिंपल सा फिनोमिना होता है जिसमें बी सेल हमारे पास बेसल कंपार्टमेंट से एल्यूमिनल कंपार्टमेंट मूव कर जाता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर स्पर्माटिड्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो कन्वर्जन होती है हमारे पास प्राइमरी टू सेकेंडरी, ये होती है मेयोसिस 1। ठीक है, देन हमारे पास जो होता है सेकेंडरी टू स्पर्मेटोड जो होती है, ये होती है मेयोसिस 2। ठीक है, जो यहां से इधर को मूव किया है, या फॉर एग्जांपल यहां पे था, ये है माइटोसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी बन चुका है स्पर्माटिड्स। ठीक है, स्पर्माटिड्स जो है ये जो है ये फर्दर कन्वर्ट होते हैं इनटू द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, या इसको हम ये जो मैं यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कंप्लीटली। इसको देखें, जो हमारे पास स्पर्माटिड्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं हमारे पास स्पर्मेटोजोआ में, और ये जो है इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, हमारे पास स्पर्माटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में चेंज होने को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं स्पर्म्स। ठीक है, तो हमें चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये बेसल कंपार्टमेंट से लेकर यहाँ तक स्पर्माटिड्स तक और स्पर्मेटोजोआ तक अप टू नाउ ये कंप्लीट प्रोसेस जो हुआ है, इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन के स्पर्म्स की प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट है कि किस तरह कोई भी स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो इनका क्या काम है। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये आकर हमारे पास स्टिमुलेट करता है इन स्टोली सेल्स को। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इसकी स्टिमुलेशन से क्या होता है, हमारे पास एक प्रोटीन प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी। ठीक है, ये एबीपी का फंक्शन क्या है, एबीपी जो है ये टेस्टोस्टेरोन को वाटर सोलुबल बनाती है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन के लिए ऐसा है कि यहाँ पे आप ग्रीन कलर के सेल्स देख रहे हैं, यहाँ पे अराउंड इसकी ये ग्रीन कलर के सेल्स क्या होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो आकर इनको स्टिमुलेट करता है। इनके अंदर प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन में। ठीक है, तो होप्स हो कि ये चीज क्लियर हुई आपको। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आकर हमारे पास लाइडिंग सेल्स, ठीक है, ये हम इन सेल्स को बोलते हैं लाइडिंग सेल्स, लाइडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है। लाइडिंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन में। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर हमारे स्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इसके स्टिमुलेशन से हमारे पास एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो टेस्टोस्टेरोन को वाटर सोलुबल बना देती है। ठीक है, नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन जो है वो लिपिड सोलुबल होता है। ठीक है, जब ये वाटर सोलुबल बना देती है तो फिर टेस्टोस्टेरोन जो है ये आकर हेल्प करता है इनटू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस की कंप्लीट प्रोसेस में जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होप सो। इसके अलावा जो स्टोली सेल्स होती हैं वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी प्रोटीन्स और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं टू दी प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास स्टोली सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि ये जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन है ये इजी और नॉर्मल हो सके। ठीक है, देन हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्पर्म की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है और फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पे मैंने स्पर्म की एक स्ट्रक्चर रखी है। यहाँ पे इसका हेड है, इसके 3 कंपार्टमेंट होते हैं, हेड, बॉडी एंड यहाँ से अप टू नाउ दिस इज टेल। ठीक है, तो जो हमारे पास बॉडी होती है, इसके टॉप के ऊपर जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्रीन कलर में मैंने शो किया है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम का क्या काम होता है? एक्रोसोम जो है वो हेल्प करता है जब ये स्पर्म जो है हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के अंदर से गुजरता है, तो ये एक्रोसोम जो है ये हेल्प करता है कि उसके अंदर से इजीली पास थ्रू कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे हेड होता है, इस हेड के अंदर जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, और हमारे पास जो इसका मिड पीस है यहाँ पे जो हमने इसको बॉडी कहा, इसके अंदर जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है बिग सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूवमेंट। और यहाँ पे एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा, वो ये कि अगर किसी भी किस्म की कोई भी डिजीज है किसी पर्सन को रिलेटेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो कभी भी फ्रॉम द मेल टू बेबीज ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक मेल है और एक फीमेल है, सॉरी मैं इसको XY लिख देता हूँ, XX एंड XX, सॉरी। अच्छा, अभी ये मेल है और ये फीमेल है। फॉर एग्जांपल इस मेल को माइटोकॉन्ड्रिया की कोई भी डिजीज है तो ये बच्चों में कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर फीमेल को माइटोकॉन्ड्रिया की कोई डिजीज है तो वो मस्ट ट्रांसफर होगी। ठीक है, रीजन क्योंकि हमारे पास मेल से माइटोकॉन्ड्रिया बाहर रह जाते हैं और यहाँ से आगे ही जो है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियो, यहाँ से आगे ही स्पर्म जो है वो वर्क करता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पीछे रह जाते हैं, ये नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में इनका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं आने वाले न्यू बॉर्न में, वो सारे के सारे फीमेल से जो है वो जीन्स लेते हैं, या फीमेल्स की जो एग होता है उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियाज। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंबल से कंसेप्ट था। होप सो कि ये चीजें आपको क्लियर हुई। और इसके अलावा जो है हम कुछ चीजें जो है वो फर्दर भी डिस्कस कर लेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे और मेंशन कर दूं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ब्लड के अंदर, तो वो जाकर हमारे पास स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है ताकि हमारे पास जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कम रिलीज हो। ठीक है, और सेकंड हमने देखा था कि सॉरी ये जो टेस्टोस्टेरोन था ये तो प्रोड्यूस हो रहा था हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कम कर देता है अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है तो। ठीक है, और सेकंड अगर हमारे पास एबीपी जो था वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और एबीपी प्रोड्यूस होने से टेस्टोस्टेरोन जो है वो वाटर सोलुबल हो रहा था, और वाटर सोलुबल होने की वजह से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो रही थी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल स्पर्म्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जो हमारे स्टोली सेल्स होते हैं वो एक प्रोटीन को रिलीज करते हैं जिनको बोलते हैं इनहिबिन, और इनहिबिन जो है वो जाकर हमारे पास हाइपोथैलेमस को और हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है, जिससे हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। ठीक है, तो होप सो कि ये चीज आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट लेक्चर में इसको ट्राई करूंगा कि अगेन रिपीट कर दूं, लेकिन अगर रिपीट नहीं भी हुआ तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो है हम इरेक्शन और इजैकुलेशन देखेंगे कि किस तरह हमारा जो स्पर्म्स प्रोडक्शन और स्पर्म प्रोड्यूस हो चुके हैं ये आउट ऑफ द बॉडी किस तरह जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।